नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर हम हाजिर हैं। दिन भर की तमाम अहम खबरें समेटकर इस बुलेटिन में डिटेल में आपके सामने लेकर आते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ दिन भर आज बड़ा घटा, वो तमाम अहम खबरें और अपडेट आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले अहम बदलाव कांग्रेस पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाकर बस्तर सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। दीपक बैज पार्टी के बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में उनकी पहचान है। आदिवासी वोटर्स के बीच में अच्छी पकड़ वो रखते हैं। साफ सौम्य छवि दीपक बैज की है। स्वीकारोक्ति ज्यादा बड़े तमाम नेताओं के बीच में दीपक बैज की मानी जाती है और इससे पहले लगातार मोहन मरकाम ये कमान संभाल रहे थे। दोनों ही बस्तर संभाग से आते हैं। मोहन मरकाम कोंडागांव से विधायक हैं, तो दूसरी तरफ दीपक बैज चित्रकोट से 2013 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भी चित्रकोट विधानसभा सीट से चुनाव जीते और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर जैसी सीट से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया और बड़ी अंतर से दीपक बैज ने यह सीट जीती। यानी जब देश में मोदी की लहर चल रही थी उस वक्त भी छत्तीसगढ़ की बस्तर जैसी महत्वपूर्ण सीट से जीत दर्ज करने में दीपक बैज कामयाब रहे। युवा हैं, आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ है, ये तमाम चीजें हैं कि जिसकी वजह से पीसीसी की तरफ से पीसीसी चीफ उन्हें बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अब मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज होंगे। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। इन सबके बीच अब प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और शुभकामनाएं दी हैं नए प्रदेश अध्यक्ष को और साथ ही कहा है कि हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने भी बहुत बेहतर तरीके से संगठन के कामकाज को संभाला, उनको भी धन्यवाद। बहरहाल लगातार आपको बता रहे हैं कि एआईसीसी की तरफ से आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है जहां पर दीपक बैज अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली पहुंचे थे, क्योंकि कयास लगातार इस तरह के चल रहे थे, जब पिछले दिनों दिल्ली पहुंचे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी और इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा भी रहे हम, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक बैज को कोई बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन करीब करीब 1-1.5-2 महीने में ये फैसला टला और अब आखिरकार ये फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से ले लिया गया है कि दीपक बैज अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान संभालेंगे मोहन मरकाम की जगह। मोहन मरकाम भी बस्तर संभाग से आते हैं, आदिवासी चेहरा है और संगठन को लगातार साथ लेकर चलने के संदर्भ में मोहन मरकाम और सीएम के बीच में या मोहन मरकाम या बाकी अन्य पदाधिकारियों के बीच में भी कई बार खींचतान की खबरें भी निकल के सामने आती थी। बहरहाल इन सब के बीच एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने यहां पर लिया है और दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। दीपक बैज जी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उस पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री खुद मोहम्मद अकबर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनावी वर्ष में, किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हाईकमान के द्वारा दीपक बैज जी को जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ बहुत सोच समझ कर दी गई होगी। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूं कि दीपक बैज जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा काम करेगा। मोहन मरकाम जी भी अच्छा काम कर रहे थे और आने वाले समय में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस चुनावी दौर में बदलना कितना आप उपयुक्त मानते हैं? देखिए, तो हाईकमान का फैसला है और उनका हर फैसला उपयुक्त है। तो क्या लगता है कि युवा चेहरा है या किस रूप में इसको देखते हैं? देखो, ऐसा है कि मोहन मरकाम जी के काम में कोई ऐसी कमी नहीं थी, लेकिन यदि हाईकमान ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद एक सांसद हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, विशेष करके बस्तर से दी गई है, तो बस्तर के को लेकर कोई रणनीति उनकी रही होगी
लेकिन कुल मिला के इसका लाभ होगा और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, संगठन मजबूत होगा। IBC 24 से बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर साहब, जो बता रहे हैं कि दीपक बैज जी को नई जिम्मेदारी दी गई है। ये हाईकमान का फैसला है, बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है और आने वाले दिनों में वो अच्छा काम करेंगे। उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि इससे जो छत्तीसगढ़ में जो पार्टी है वो और मजबूत होगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अभी जानकारी यह है कि जिस तरह की नियुक्ति हुई और नियुक्ति होने के तुरंत बाद दीपक बैज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली वो पहुंचते हैं उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया दीपक बैज की तरफ से भी आती है, इसका इंतजार भी हमें रहेगा। और फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, जिन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी की पद यात्रा के बाद चुनावी परिणामों से केंद्र सरकार घबराई हुई है। मोदी सरनेम केवल ओबीसी वर्ग के लोग ही नहीं लिखते, बल्कि मोदी सरनेम मुसलमान, पारसी और अग्रवाल भी लिखते हैं। वहीं 2018 में कांग्रेस की जन घोषणा पत्र की तर्ज पर भाजपा घोषणा पत्र बनाएगी। इस जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नकल के लिए अकल की आवश्यकता पड़ती है, असली असली और नकली नकली ही रहता है। 15 साल तक भाजपा को छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो याद नहीं आई थी। जिस प्रकार से राहुल जी ने पद यात्रा की, सरकार घबराई हुई है। मोदी सरनेम है तो मुसलमान भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, वो लोग भी पिछड़े वर्ग के हैं। नकल के लिए भी मतलब दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। अभी देखिए 15 साल में कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरें लोग नहीं लगाए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शहीद दिवस के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करते हुए युवाओं की हौसला अफजाई की। शंकरपुर क्षेत्र में लगभग 62 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी उन्होंने किया। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव भी उपस्थित थे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कहा कि योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। चिकित्सा उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ता है, बल्कि वार्ड में ही अस्पताल की सुविधा मुहैया हो रही है। ऐसा उपयोगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आता हूं तो मुझे खुशी होती है कि ये गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दूंगा ऐसे सेंटर शुरुआत करके। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौन धरना दिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौन धरना दिया। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ ही पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे देश में आज तानाशाही चल रही है, हिटलर शाही चल रही है। केवल और केवल जो आवाज उठाता है उसके आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकारें कर रही है। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी मौन धरना देकर के एक मैसेज दे रही है कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले और डरने वाले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस की ओर से देश भर में मौन धरना देने को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस आज जनता से कट चुकी है। यही कठिनाई है कांग्रेस में कि जनता से कांग्रेस पूर्ण रूप से आज कट गई है और इसलिए ये स्थिति कांग्रेस की है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। तो सूरजपुर जिले में स्कूल के विस्तार के लिए छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। रामनगर हाई स्कूल में 10वीं पास हुए छात्रों को दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए टीसी नहीं दी जा रही है। स्कूल के टीचर्स का कहना है कि हाई स्कूल बहुत जल्दी ही हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, तब इसी स्कूल में सभी बच्चे पढ़ाई करेंगे और स्कूल में जल्दी ही 11वीं और 12वीं की कृषि विषय की कक्षाएं भी लगना शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर छात्रों का कहना है कि उन्हें दूसरे स्कूल में अन्य विषय में दाखिला लेना है, लेकिन उन्हें टीसी नहीं दी जा रही है और टीचर्स इसी स्कूल में दाखिले का दबाव बना रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि स्कूल में मैथ्स का टीचर नहीं होने की वजह से 10वीं कक्षा के 60 में से 29 बच्चे फेल हो गए हैं और ज्यादातर बच्चे ग्रेस लगाकर पास हुए हैं। डीओ मना किए हैं कि
मत देना से स्कूल खुले गए यहाँ 11वीं और 12वीं का। मेरे को बायो लेना है और बायो के यहाँ पे नहीं है। इसमें क्या है कि गणित में भी कुछ ग्रेस मार्क से पास हुए और गणित के यहाँ टीचर 2 साल से नहीं है। हमारे जो उच्च अधिकारी हमसे बोले हुए हैं कि आप लोगों के स्कूल में कक्षा 11वीं का उन्नयन होने वाला है और 10-15 दिन में आदेश आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग जितने पास हुए बच्चे लोग हैं उनको कृषि संकाय में एडमिशन दिलवा दीजिएगा। केवल उसका आदेश आना शेष रह गया, इसलिए रोक करके रखे हैं कि फिर नए सत्र के लिए बच्चे तो चाहिए ना। देख लेते हैं 1-2 दिन, नहीं तो फिर तो दे देंगे टीसी, विश्रामपुर में एडमिशन करा देंगे उनका। नगरीय प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी निकायों को मार्च 2021 से ही टैक्स सिस्टम ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सभी निकायों को बकायदा सर्कुलर भी जारी किया गया था, लेकिन 2 साल होने को आए अब तक रायगढ़ नगर निगम टैक्स सिस्टम ऑनलाइन नहीं कर पाया है। और खास बात यह है कि अब तक नगर निगम क्षेत्र के भवनों का डेटा तक अपडेट नहीं हो पाया है। ऐसे में आम जनता को ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगरीय निकाय कई चीज़ों को जो अच्छी योजनाएं हैं उसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया है। उसी में एक योजना थी जिसमें जो टैक्स वसूली थी वो ऑनलाइन करने का प्रावधान था। लगभग 2021 में ये निर्देश दिए गए थे कि सभी नगरीय निकाय को ऑनलाइन टैक्स वसूली करनी है, जिससे नागरिकों को काफ़ी सुविधा हो जाती है। लेकिन अभी तक इस ओर नगर निगम गंभीर नहीं है कि ऑनलाइन पे राजस्व वसूली करने के लिए। तो लगभग अभी हमारे बात हो चुकी है 2 बैंक से, CSR मत से भी हम लोग काम कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आम जनता को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। इसको देखते हुए सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं ताकि आम जनता की सुविधा के लिए भी बहुत जल्द ही इसमें नगर निगम पहल करेंगे कि जो राजस्व की वसूली ऑनलाइन हो। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के पंडे पुजारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के तमाम मठों के पुजारी भोपाल में इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। पुजारियों का आरोप है कि सीएम शिवराज के ऐलान के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी मंदिर और मठों की जमीन नीलाम कर रहे हैं। पुजारियों ने मंदिर और मठों की जिम्मेदारी उन्हीं को देने की मांग की है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिलहाल सिर्फ 4 महीनों का वक्त बचा है। तमाम संगठन मध्य प्रदेश सरकार की खिलाफत कर रहे हैं और ऐसे में अब मठ मंदिरों के पुजारी भी खुलकर बीजेपी सरकार के सामने हैं। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। श्री राम जी का मंदिर है और मध्य प्रदेश के तमाम मठ मंदिरों के पुजारी यहाँ एकजुट हुए हैं। सर, क्या नाराजगी है आप लोगों की? मध्य प्रदेश के पुजारी मठ और मंदिर माननीय शिवराज सिंह जी ने परशुराम जयंती पे घोषणा की गई थी कि मठ मंदिर से सरकारीकरण समाप्त किया जाएगा, परंतु उसके न तो कलेक्टर व्यवस्थापक हटा और न वंश परंपरा अनुसार नियुक्ति हुई। क्यों ढा दिया? ऐसे क्यों बुलडोजर की कार्रवाई सरकार कर रही है पुजारियों के घरों? इनकी कथनी और करने में बहुत भिन्नता है जी। दूसरा ये है कि जहाँ मतलब जो सरकार घोषणा आज कर रही है और कल नीलामी हो जाती है जमीनों की। बढ़िया, आप बताएं, मानदेय का ऐलान भी पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने किया था। क्या मानदेय अभी पुजारियों को मिल रहा है और कितना मिल रहा है? विषय मानदेय का तो नहीं है बिल्कुल। इस समय केवल एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि मठ मंदिरों से सरकार नियंत्रण समाप्त होना चाहिए। सीधा विरोध है और गंभीर आरोप है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि मंदिरों की जमीनों की नीलामी की जा रही है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। बीजेवाईएम ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता निगम का घेराव करने के लिए निकले थे। इस दौरान पुलिस से झूमाझटकी हो गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। कैंप क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। 500 की संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे थे। नारेबाजी के बाद उपायुक्त अशोक द्विवेदी को 7 बिंदुओं पर ज्ञापन भी सौंपा गया और इसके बाद उपायुक्त ने जल्दी ही सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस पूरे आंदोलन पर CSP निखिल राखेचा ने कहा कि उन्होंने युवाओं की संख्या को देखते हुए पुलिस बल की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। ये लगातार हमारा साल भर में ये चौथा आंदोलन है। कैंप के विकास के लिए लगातार हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बार जून में प्रदर्शन कर चुके हैं, 3 बार निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंप चुके हैं, 1 बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने 7 सूत्री मांग उन्होंने की है कैंप के वार्ड 30 और वार्ड 31 को लेके,
कुछ सड़क संधारण का है। उसमें एक दो चीज़ें तो मुझे संज्ञान में है कि शायद वो सैंक्शन भी है। जैसे बैडमिंटन कोर्ट की बात की है तो वो सैंक्शन है, 70 वार्ड के लिए सैंक्शन है। बाकी के लिए जोन कमिश्नर को हमने भेजा है और उनको बोला भी है कि आपको निराकरण के साथ हम 7 दिन के अंदर जवाब देंगे। जाम की समस्याओं को लेकर नगर निगम भिलाई के प्रवेश द्वार पे धरना प्रदर्शन किया गया था। तो 15-20 मिनट ये धरना प्रदर्शन चला, नारेबाजी हुई और फिर ज्ञापन उनके प्रतिनिधि द्वारा एडिशनल कमिश्नर साहब को दिया गया। तो भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में वर्षों पुराने हाउस लीज धारकों के लिए खुशखबरी है। 21 साल से लंबित चल रहे लीज धारकों की रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के मुताबिक बीएसपी जिला प्रशासन के माध्यम से लीज पर दी गई जमीन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुका है और इससे करीब 4500 लीज धारकों को फायदा मिलने वाला है। बीएसपी के रिटायर्ड अधिकारी श्रीराम जसपाल के नाम पर पहला रजिस्ट्रेशन किया गया। विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पॉल ने रजिस्ट्री की प्रति भी उन्हें सौंपी। प्रथम दिन था सर, आज प्रथम दिन के बाद 7 पर 10 बजे को पंजीयन किया गया है। कल के लिए पूरी स्लॉट बुक है। लगभग प्रतिदिन अब 40 से 50 होने का अंदेशा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस पूरे विषय का समाधान कर दिया और लीज की रजिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। पूरे भिलाई में उत्सव का माहौल है। 4500 परिवार डायरेक्ट इससे लाभ ले रहे हैं। फिर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इन दिनों एक पालतू कुत्ते की खासी चर्चा है। इसे लेकर अब जल्दी ही डीएवीवी में डॉग दंगल भी देखने को मिल सकता है। दरअसल डीएवीवी के हॉस्टल की चीफ वार्डन डॉक्टर नम्रता शर्मा विभाग में रोजाना उनके पालतू डॉग बेटू को लेकर आती हैं और इसी को लेकर एनएसयूआई ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने डॉग और डॉक्टर नम्रता शर्मा का फोटो का एक पोस्टर बनाकर पूरे डीएवीवी कैंपस में चिपका दिया है। आईबीसी 24 के संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। देखिए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एक अनोखा ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, उसको लेकर विरोध में जो एनएसयूआई के महासचिव यश यादव हैं, उन्होंने पोस्टर लगाना शुरू कर दिए हैं। और ये विरोध जो है वो नम्रता शर्मा जो है उनके पालतू कुत्ते को लेकर है। जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं यश यादव, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यश, क्या समस्या है और ये पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? ये यूटीडी में मैडम है नम्रता शर्मा जी। मैडम द्वारा लगातार अपने डॉग बेटू को लेके आया जाता है। उसका नाम बेटू है। मैडम विगत कई महीनों से उस डॉग को लेके आ रही हैं और वो तो ठीक है, उसके लिए 2 कर्मचारी अलग से अपॉइंट किए गए हैं। उसको लेटरिन बाथरूम कराना, खाना खिलाना, और विद्यार्थियों द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो वो मैडम उस पर अटैक करवाती हैं। कल ही यूटीडी का मामला सामने आया है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। तो हमारी ये मांग है कि जितनी सुनवाई यहाँ कर्मचारियों की और छात्र छात्राओं की नहीं हो रही है, उतनी तो उस कुत्ते की हो रही है जिसका नाम बेटू है। तो मैडम से मांग है कि ये नम्रता मैडम, इनको भी छुट्टी दीजिए, इनको भी घर भेजिए या इनको पदभार मुक्त कीजिए। स्टूडेंट यूनियन का इस प्रकार से जो प्रोटेस्ट है, अब उसको लेकर उनकी चेतावनी है कि यदि अगर वो अगर जो कुलपति उनकी मांगे नहीं मानते हैं तो फिर वो डॉग को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।